चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे कमाल के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की जिसने एटम को देखने का और सच कहूं तो पूरी दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। और पता है ये क्रांति कहां से शुरू हुई? सोने की एक बहुत ही पतली सी पन्नी से। ये शब्द हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड के, और ये लाइन ही इस पूरी कहानी का दिल है। जरा सोचिए, एक टिश्यू पेपर पर आप एक तोप का गोला चलाएं और वो टकराकर वापस आप ही की तरफ आ जाए। सुनने में एकदम नामुमकिन लगता है ना? बस यही नामुमकिन सी चीज उनकी लैब में सच में हुई थी। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या साइंटिफिक रिजल्ट हो सकता है जो इतना इतना हैरान करने वाला हो। चलिए एक जासूस की तरह इस मिस्ट्री की तह तक चलते हैं और इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिन्हें हम आज फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से जानते हैं। हम बात कर रहे हैं 20वीं सदी की बिल्कुल शुरुआत की। एक ऐसा दौर जब साइंस की दुनिया एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी थी। देखिए, उस जमाने में एटम के बारे में जो सबसे पॉपुलर आइडिया था वो था जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। अब ये क्या था? इसके हिसाब से एटम एक ठोस पॉजिटिव चार्ज वाली गेंद जैसा होता है और नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स उसमें यहां वहां धंसे हुए हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी केक में किशमिश या मेवे फंसे होते हैं। मतलब सब कुछ ठोस और भरा भरा। लेकिन रदरफोर्ड उन लोगों में से नहीं थे जो किसी बात को बस यूं ही मान ले। वो हर चीज को परखना चाहते थे। तो उन्होंने इस प्लम पुडिंग वाले आइडिया को टेस्ट करने के लिए एक बहुत ही सिंपल पर जबरदस्त एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। एक्सपेरिमेंट का सेटअप बड़ा ही सीधा साधा था। स्टेप 1, एक सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स यानी पॉजिटिव चार्ज वाली छोटी छोटी बुलेट्स को फायर किया गया। स्टेप 2, इन बुलेट्स का निशाना थी सोने की एक बेहद बेहद पतली पन्नी। और स्टेप 3, पन्नी के चारों ओर एक सर्कुलर स्क्रीन लगा दी गई थी, ये देखने के लिए कि ये पार्टिकल्स पन्नी से टकराने के बाद आखिर जाते कहाँ हैं। अब देखिए, अगर वो प्लम पुडिंग वाला मॉडल सही होता तो क्या होना चाहिए था? यही कि ये सारी अल्फा पार्टिकल बुलेट्स उस नरम से पुडिंग जैसे एटम से सन से सीधी निकल जाती। कोई रुकावट नहीं, कोई मोड़ नहीं। लेकिन जो हुआ उसने तो जैसे साइंस की पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया। चलिए अब पर्दा उठाते हैं उस रहस्य से कि आखिर उस एक्सपेरिमेंट में दिखा क्या। अच्छा, तो पहला रिजल्ट तो बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक था। ज्यादातर मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स बिना किसी रोक टोक के पन्नी के आर पार सीधे निकल गए। इससे तो यही लगा कि हाँ, एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली ही होगा। यहां तक तो सब नॉर्मल था। लेकिन फिर कुछ पार्टिकल्स सीधे जाने के बजाय हल्के से अपने रास्ते से मुड़ गए, डिफ्लेक्ट हो गए, जैसे उन्हें कोई चीज साइड से हल्का सा धक्का दे रही हो। यह पहला इशारा था कि कुछ तो गड़बड़ है। और फिर आया वो रिजल्ट जिसने सबके होश उड़ा दिए। लगभग 8000 में से कोई एक पार्टिकल सिर्फ मुड़ा नहीं, बल्कि वो पन्नी से टकराकर करीब करीब सीधा वापस लौट आया। यही था वो टिश्यू पेपर वाला मोमेंट। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था। एटम के अंदर कोई बहुत ही छोटी मगर बहुत ही ठोस और पावरफुल चीज मौजूद है। और क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव थे, तो ये चीज भी पॉजिटिव ही होनी चाहिए। तभी तो वो एक दूसरे को इतनी जोर से धकेल रहे थे। बस इन्हीं हैरान कर देने वाले नतीजों ने रदरफोर्ड को एटम का एक बिल्कुल नया मॉडल बनाने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा मॉडल जो हमारे आसपास की दुनिया को समझने का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाला था। उन्होंने दुनिया को एक नए कॉन्सेप्ट से मिलवाया, न्यूक्लियस यानी नाभिक। ये क्या है? ये एटम के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत ही छोटी पर बहुत ही भारी और घनी जगह है, जहां एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग पूरा का पूरा मास इकट्ठा होता है। तो इस नए मॉडल की खास बातें क्या थीं? पहली और सबसे चौंकाने वाली बात, एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है, एकदम खाली स्पेस। सोचिए, जो भी ठोस चीज हम अपने आसपास देखते हैं वो असल में 99.9% खाली है। दूसरी बात, सेंटर में एक छोटा सा भारी पॉजिटिव न्यूक्लियस है। और तीसरी, नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं। तो अब अगर हम दोनों मॉडल्स को आमने सामने रखें तो फर्क साफ है। एक तरफ थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल है जो एक ठोस तरबूज जैसा है, और दूसरी तरफ रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल जो एक छोटे से सोलर सिस्टम जैसा है। बीच में एक भारी सूरज, न्यूक्लियस, और चारों तरफ खाली जगह में घूमते ग्रह, इलेक्ट्रॉन्स। ये साइंस में एक बहुत बहुत बड़ी छलांग थी। इस एक खोज ने फिजिक्स की पूरी दिशा ही मोड़ दी। इसने क्वांटम मैकेनिक्स जैसी बिल्कुल नई फील्ड के लिए दरवाजे खोल दिए।
लेकिन रदरफोर्ड का काम यहीं खत्म नहीं हुआ। उनकी विरासत और भी बड़ी है। देखिए, न्यूक्लियस की खोज के बाद एक नया सवाल खड़ा हो गया कि आखिर ये बना किस चीज से है। तो रदरफोर्ड ने इस सवाल पर भी काम किया और पता लगाया कि न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वो दरअसल एक ही जैसे हैं, और उन्होंने ही इन पार्टिकल्स को नाम दिया प्रोटॉन। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये उनके कमाल के काम को दिखाती है। 1908 में उन्हें केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला। 1911 में उन्होंने एटम का न्यूक्लियर मॉडल दिया और 1917 में उन्होंने प्रोटॉन की खोज की और उसे नाम दिया। मतलब सिर्फ 10 साल के अंदर उन्होंने हमारी मैटर की समझ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। लेकिन रदरफोर्ड का मॉडल इतना जबरदस्त होने के बावजूद परफेक्ट नहीं था। उसमें भी एक बहुत बड़ी कमी थी, और जैसा कि साइंस में हमेशा होता है, एक जवाब अपने साथ कई नए सवाल लेकर आता है। इस मॉडल ने भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था जिसका जवाब इसके पास नहीं था। और वो सवाल ये था, अगर ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को खींचते हैं तो पॉजिटिव न्यूक्लियस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते अपनी एनर्जी खोकर एक स्पाइरल बनाते हुए न्यूक्लियस में जाकर गिर क्यों नहीं जाता? अगर ऐसा होता तो हर एटम एक सेकंड में तबाह हो जाता। तो फिर एटम स्थिर कैसे हैं? ये वो पहेली थी जिसने फिजिक्स की अगली पीढ़ी को क्वांटम मैकेनिक्स की एक बिल्कुल नई और हैरत अंगेज दुनिया की खोज करने पर मजबूर कर दिया।